ओके, रिकॉर्डिंग है। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं 13 फरवरी के करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कहाँ पे? गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ, ये मैं हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है, जो हम लोग हमेशा से बिहार स्पेशल से शुरू करते हैं, ये है बिहार स्पेशल। पहला है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, थोड़ा इसको लगाया गया, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना? तो अभी राज्य के 17 जिलों में, राज्य के 17 जिलों में ये काम अभी चल रहा है। ठीक है ना? राज्य के 17 जिलों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो आजकल ये चर्चा में है, थोड़ा देख लेते हैं भाई क्यों है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बिहार के 17 जिलों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, या फिर चलाया जाएगा, जो जो भी है। ठीक है ना? फिर उसके बाद देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास निगम कौन है भाई? महिला एवं बाल बाल विकास निगम। तो महिला एवं बाल विकास निगम योजना की मॉनिटरिंग करेगा। इसके तहत निगम अस्पताल से लेकर के गांव तक के लिंगानुपात सुधारने, कन्या भ्रूण हत्या, स्कूल से ड्रॉप आउट रोकने, बाल विवाह को खत्म करने और बेटियों के साथ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह 17 राज्यों में चलाया जाएगा। तो कौन कौन सा राज्य है भाई? तो पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, जमुई है, खगड़िया है, लखीसराय है, बेगूसराय है, शेखपुरा है, भोजपुर है, पटना है, रोहतास है, नालंदा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, नवादा है, भागलपुर है, बांका है और छपरा है। ये हैं वो 7 जिला जहाँ की इस अभियान को चलाया जाएगा। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो मार्च तक इन जिलों में बेटियों को मां के गर्भ से बचाने का अभियान चलेगा। जिन अस्पतालों में कन्या भ्रूण हत्या की सूचना मिलेगी, वहां एक कमेटी का गठन किया जाएगा इसकी जांच के लिए। यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पर्श। ये क्या है भाई? तो स्पर्श एक कुष्ठ रोग जागरूकता योजना है। क्या है भाई? कुष्ठ कुष्ठ कहाँ गए? कुष्ठ रोग जागरूकता, ये एक कुष्ठ रोग जागरूकता योजना है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी बिहार के का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में 30 जनवरी 2022 से फरवरी तक 2022 तक स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कुछ इसका मुख्य बिंदु है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कार्यक्रम के अनुसार, ठीक है ना, 30 जनवरी को, जैसा कि हम लोग को पता है कि जो 30 जनवरी होता है, उस दिन बाबू का पुण्यतिथि होता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अभियान के तहत कुष्ठ विभाग के पदाधिकारी आशा की मदद से गांवों में जाकर कुष्ठ रोगों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं कुष्ठ रोगियों के पहचान कर उसका निःशुल्क उपचार भी किया जा रहा है। अरे कुष्ठ क्या है? कुष्ठ आखिर है क्या? थोड़ा इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है। जो कुष्ठ है, कुष्ठ एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा? माइकोबैक्टीरियल लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसका असर मुख्य रूप से त्वचा पर, हमारे तांत्रिक तंत्र पर, आँखों पर होता है। इसके प्रमुख लक्षण त्वचा पर लाल, गहरे या हल्के धब्बे का उभरना होता है, धब्बों वाले हिस्से पर बाल झड़ना, हाथ, उंगली या पैर की उंगलियों का सुन्न हो जाना, आँखों की पलकें झपकाने में कमी आना आदि है। समय से इसकी जांच और इलाज से इसे पूरा ठीक किया जा सकता है। कोई ये कुष्ठ रोग होता है। चलिए आगे बात करते हैं जमालपुर रेल कारखाना का। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं भाई, ये क्या है। तो देखो, जो जमालपुर में जो रेल कारखाना है, ये आज का नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने का ये रेल कारखाना है। तो अभी तो जो जमालपुर का है, ये
एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना जमालपुर में अपना 159वां दिवस मना रहा है। अभी 8 फरवरी को इसने अपना 8 फरवरी को इसने अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। तो देखिए, तो पिछले 12 वर्षों से यह कारखाना मालगाड़ी वैगन मरम्मत में अव्वल रहा है। इसे भारतीय रेल की रीढ़ भी माना जाता है तथा इसे निर्माण इकाई का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है कि यहाँ पे निर्माण इकाई को भी से दर्जा दिया जाए, और ये अंग्रेजों के समय से चल रही है। यह अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है। आगे चलते हैं। गति शक्ति योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या है भाई? गति शक्ति योजना। तो गति शक्ति योजना के तहत पटना में पहला शिप, मतलब गति शक्ति में शिप आएगा, शिप आने वाला है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत 5 फरवरी 22 को पटना के गायघाट बंदरगाह से एफसीआई के 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हुआ। कितना भाई? 200 टन 200 टन चावल लेकर के एक शिप रवाना हुआ। कहाँ से? पटना से कहाँ जाएगा भाई? कोलकाता जाएगा, मतलब हल्दिया जाएगा। ये सब हल्दिया जाने वाला है। तो यह कार्गो शिप गंगा के रास्ते कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह तक पहुंचेगा। यह पहली बार है जब पटना से हल्दिया बांग्लादेश से होते हुए गुवाहाटी तक कार्गो जाएगी। बिहार अब अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के विषय में हमारे जो प्रधानमंत्री है इस योजना को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करने वाले सभी विभाग को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करना है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा आर्थिक विकास भी तेज होगा और इससे रोजगार के नए नए अवसर भी खुलेंगे। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक पर आने वाले खर्च को कम करना है। इसके तहत कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और माल एक जगह से दूसरे जगह में भेजने में जो समय लगता है उस समय को कम करना है, इसलिए इसका यूज किया गया है। आगे है महिला शक्ति केंद्र। महिला शक्ति केंद्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो अभी 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र को खोला जाएगा। अभी हमारे राज्य के 5 जिलों में, अब हमारे देश के 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र को खोला जाएगा। तो देखते हैं। तो अगले 2 माह में बिहार के 5 जिलों में, अगले 2 महीने में ना, हमारे बिहार के 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र को खोला जाएगा। तो ये महिला शक्ति केंद्र मुख्य रूप से महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी ये औरंगाबाद, नवादा, जमुई, कटिहार और मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना। तो इन शक्ति केंद्रों का संचालन महिला वॉलंटियर के माध्यमों से किया जाएगा। ठीक है। तो यह केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है, मतलब कि इसमें जो भी आने वाला खर्च है वो केंद्र सरकार ही देगी, और जो इसका संचालन है महिला एवं बाल विकास निगम करेगा। कौन कौन करेगा भाई? जो इसका संचालन है महिला एवं बाल विकास निगम, महिला और बाल विकास निगम करेगा। आगे चलते हैं। जो अगला खबर आ रहा है नेशनल से आ रहा है, तो देखते हैं भाई अब ये क्या है। तो यहाँ पे एक नया योजना है, बैटरी स्वैपिंग नीति। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, एक नया योजना है जो कि बहुत अच्छा योजना है। जो पहले हम लोग ऐसे इसके बारे में से सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अभी ये नया आ गया है। इसके बारे में सुन लेते हैं। आज के लिए चर्चा में है, तो क्यों है भाई? तो अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो भी बजट पेश किया है, जो 22-23 का, तो उसमें जल्द ही सरकार के द्वारा बैटरी स्वैपिंग नीति लाने की घोषणा की गई थी कि भाई जो भारत सरकार है बैटरी की स्वैपिंग नीति को ला रही है। कि आखिर ये क्यों आ रहा है, इसकी क्या विशेषता है, आइए हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। तो बैटरी स्वैपिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत समाप्त बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज बैटरी से बदल दिया जाएगा। बैटरी की अदला बदली, ठीक ना, बैटरी की अदला बदली चिंता कम, वाहन लागत और कुशल चार्जिंग व्यवस्था के लिए एक संभावित समाधान है। कहने का मतलब है कि आप अपना बाइक लेके आइए, आपके पास जो भी ई बाइक है, तो आप जो बैटरी ख़त्म हो जाएगा आप चार्जिंग स्टेशन पर जाइए,
अपना खाली जो बैटरी हो चुका है उसको वहाँ पर रख दीजिए, उसके जगह पे एक फुल चार्ज बैटरी को लेके चले जाइए, यही है। तो इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग के आंकड़ों के अनुसार जो हमारे देश में है ना, हमारे देश में 9,74,000 9,74,313 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, जो कि अभी चल रहे हैं। और आगे चलते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई, तो देश में टीकाकरण की गति को और तेज करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभी मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख है। मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। क्यों? क्योंकि जो टीकाकरण है उसको, जो टीकाकरण को और तेज किया जाए, ठीक है। और साथ में साथ इन्होंने मिशन इंद्रधनुष पोर्टल को भी लॉन्च किया है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भी इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत 0 से 2 साल तक के उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा, यही है इसमें, ठीक ना। और इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों का दल महिलाओं और बच्चों का घर घर जाकर के टीकाकरण करेगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 9 आधार, ये क्या है? 9 आधार क्या है तो आपको पता होगा। जब आप में से जब सारे लोग जब कोविड टीके के लिए गए होंगे तो आपको बोला गया होगा कि कोविन ऐप पर जाइए और वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो जब भी आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो वहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगा जाता होगा। लेकिन अब टीका लेने के लिए अब इस आधार की ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप उसके बाद भी टीकाकरण करवा सकते हैं, ये वही है। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में और अच्छे से। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा है कि वैक्सीन लगवाने हेतु कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता अब को ख़त्म कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड के अलावा 9 अन्य तरह के पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले केवल आधार कार्ड ही था, लेकिन उसके बाद अब इन 9 अन्य का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से जुड़ा एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसीलिए ये बात सामने आया है। आगे चलते हैं। अगला है स्टेट स्पेशल है भाई। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं भाई, ये क्या है स्टेट स्पेशल? मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट, ये क्या है? मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि है क्या भाई। तो पश्चिम बंगाल में अब ये जो मोहल्ला स्कूल प्रोजेक्ट है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल बोलिए या फिर पश्चिम बंगाल बोलिए। पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है। तो अभी पश्चिम बंगाल में पाठशाला के तर्ज पर पराय शिक्षालय यानी मोहल्ला स्कूल की परियोजना की शुरुआत की गई है। पराय शिक्षालय, देखो शिक्षा, पराय शिक्षालय की शुरुआत की गई है। तो इसके तहत ओपन एयर यानी कि खुले में बच्चों के लिए क्लासेज का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न पार्क और मैदानों में प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए क्लास का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पारा टीचर्स को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ बच्चे को इक्वलिटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में जान लेते हैं भाई। आजकल के कौन सा नया अपॉइंटमेंट हो रहा है। जो पहला शुक्ला मिस्त्री, ये कौन है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं ना। आजकल ये चर्चा में भी है, क्यों है? तो अभी हाल ही में शुक्ला मिस्त्री को देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और ईंधन वितरण कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भाई कौन है भाई? ये जो शुक्ला मिस्त्री है ना, अभी आईओसी में
आईओसी बोर्ड में पहली महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। और जान लेते हैं, तो वह निर्देशक के रूप में आईओसी की 9 रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स संयंत्रों के कारोबार और संचालन का नेतृत्व करेंगे। वह चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के बोर्ड में निर्देशक का पद भी संभालेंगे। और आगे चलते हैं, अगला है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को थोड़ा जान लेते हैं भाई, ये कौन है भाई। तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त कर दिया है। ये कौन है भाई, जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं भाई। जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं भाई। ठीक है, तो और जान लेते हैं भाई इनके बारे में। तो शांति श्री पंडित वर्तमान में महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की कुलपति हैं तथा वह जेएनयू की पूर्व छात्रा भी रह चुकी हैं। इससे पूर्व इस पद पर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार थे, जो भी हाल ही में यूजीसी में उनका प्रमोशन हो गया है। अभी वह यूजीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, इसलिए अब जब उनका स्थान खाली होगा तो उनके जगह पे शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को दिया जाएगा। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डे। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट डे को देख लेते हैं भाई। आज है 13 फरवरी, तो आने वाला है 13 फरवरी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, आज है 13 फरवरी। 13 फरवरी को कोई क्या है, तो 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, आज कौन सा दिन है, आज के दिन हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। तो इस फरवरी महीने में और कौन कौन सा डे आया है हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम लोग को आसानी होगा पूरा फरवरी माह याद करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी, तो अभी 1 फरवरी को हमने क्या मनाया भाई, तो अभी 1 फरवरी को हमने भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया। क्या मनाया, भारतीय तट रक्षक दिवस हम लोग 1 फरवरी को मनाए, जिसको हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी बोलते हैं। 2 फरवरी को हमने ये 2 दिवस मनाया। पहला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया है, और रेमोराइट गठिया जागरूकता दिवस भी मनाया है। 4 फरवरी के बारे में बात करते हैं, तो 4 फरवरी को हमने विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया है, और साथ में सूर्यकुंड शिल्प मेला भी हम लोगों ने देखा है। ये जो सूर्यकुंड क्राफ्ट मेला है, ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। आगे चलते हैं, अब अगला है 5 से 13 फरवरी, है ना। 5 से 13 फरवरी हम क्या मनाते हैं, तो 5 से 13 फरवरी के बीच में हम लोग काला घोड़ा महोत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 5 से 13 फरवरी के बीच में हम लोग काला घोड़ा महोत्सव मनाते हैं। तो यह मुंबई में इसको मनाया जाता है। ये उसके अपने समृद्धशाली इतिहास को दिखाता है कि मुंबई में कला कितना पुराना है। बस कला को के लिए एक सौगात है, कला के लिए एक डेडिकेशन है, बस उसलिए वहाँ पर मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर साल 5 से 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगला है 6 फरवरी। 6 फरवरी को हम क्या मनाते हैं भाई, 6 फरवरी को हम लोग महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेंटल म्यूटिलेशन डे हम लोग मनाते हैं इस दिन। अगला आता है 8 फरवरी। 8 फरवरी को हम लोग मनाते हैं सुरक्षित इंटरनेट दिवस, मतलब सेफ इंटरनेट डे हम लोग मनाते हैं 8 फरवरी को। अभी हम लोगों ने मनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 10 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं 10 फरवरी के। और विश्व दलहन दिवस भी हम लोग मनाते हैं 10 फरवरी को, मनाते हैं ना। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं 10 फरवरी को, और विश्व दलहन दिवस भी मनाते हैं 10 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं 11 फरवरी। 11 फरवरी को क्या मनाते हैं, 11 फरवरी को हम लोग मनाते हैं बीमारियों का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सिक हम लोग मनाते हैं 11 फरवरी को। और क्या मनाते हैं, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के योगदान को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस डे हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला 12 फरवरी। 12 फरवरी को क्या है, तो 12 फरवरी को हम लोग डार्विन डे मनाते हैं। आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन कौन थे। हम लोग आज उनका बर्थडे होता है, इसलिए डार्विन डे मनाते हैं।
और उसके साथ ही हम लोग आज के दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं, मतलब कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी हम लोग आज के दिन मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला 13 फरवरी जो कि आज का दिन है, तो आज के दिन हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। ठीक है। और आगे आएगा 18 से 27 फरवरी के बीच में हम लोग ताज महोत्सव मनाएंगे। इसका आयोजन आगरा में किया जाता है, आपको पता ही है ताज कहाँ पे है। फिर आगे आने वाला है 20 फरवरी, तो 20 फरवरी को हम लोग सामाजिक न्याय विश्व दिवस मनाएंगे, सामाजिक न्याय विश्व दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। फिर आगे आने वाला 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर उसके बाद आएगा 22 फरवरी को हम लोग विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या मनाएंगे? विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाएंगे हम लोग 22 फरवरी को। आगे बढ़ेंगे तो जो 24 फरवरी आएगा, तो 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाएंगे। 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर उसके बाद आता है 27 फरवरी, तो 27 फरवरी को हम लोग विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 फरवरी को हम लोग विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर आएगा 28 फरवरी को पता है हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके साथ ही दुर्लभ रोग दिवस भी मनाते हैं, मतलब रेयर डिजीज डे के रूप में भी हम लोग 28 फरवरी को ही मनाते हैं। तो ये था अब तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो भाई लोग आप मुझे बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आइए कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज़ देखिए। तब तक के लिए ठीक है, हाँ, इतने समय तक सुनने के लिए धन्यवाद। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे।